नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही अमेरिकी चौधराहट पर अब लगाम कसने की आहट लगने लगी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के और भी तमाम नेता शामिल होंगे। रूस, इंडिया और चाइना के इस गठजोड़ का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्रिक्स सम्मेलन दुनिया को क्या नया संदेश देगा? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में सजेगा महाशक्तियों का सबसे बड़ा मंच। आरआईसी की पावर से उड़ेगी अमेरिका की नींद। भारत मंडपम से बदलेगी दुनिया की पूरी कूटनीति। 7 साल बाद भारत आ रहे हैं शी जिनपिंग। मोदी और जिनपिंग मुलाकात से पिघलेगी जमी बर्फ। पुतिन और मोदी का मिलन देगा बड़ा संदेश। डी-डॉलराइजेशन से कांपेगा अमेरिका का वित्तीय बाजार। ईरान और यूएई के बीच मध्यस्थता करेगा भारत। पश्चिम एशिया के संकट का निकालेगा नया हल। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को अब मिलेगी नई रफ्तार। ग्लोबल साउथ का सबसे मजबूत चेहरा बना भारत। पश्चिमी देशों के दबदबे को लगेगी करारी चोट। जयशंकर और डोभाल ने संभाली कूटनीतिक कमान। बिम्स्टेक और पड़ोसी देशों का बढ़ेगा आपसी विश्वास। नई दिल्ली तय होगी अब पूरी दुनिया की सियासत। 12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मंच सजेगा। ये सिर्फ एक रूटीन बैठक नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक ऐसा अड्डा बनने वाला है जहां दुनिया के सबसे कद्दावर नेता एक साथ मेज पर होंगे। इस बार दिल्ली की धरती पर आरआईसी का वो दम दिखेगा जिसके नाम से ही अमेरिका की नींद उड़ जाती है, यानी रूस, भारत और चीन की पावरफुल तिकड़ी। इतना ही नहीं, इस बार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के भी भारत आने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया की नजरें तो दिल्ली पर होंगी ही, साथ ही पश्चिम एशिया की आगे की दिशा और दशा भी इसी मंच से तय की जाएगी। प्रोफेसर अमरजीत सिंह, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ। इस बार दिल्ली का ब्रिक्स सम्मेलन केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है। जब रूस, भारत और चीन एक मंच पर बैठेंगे तो पश्चिम एशिया से लेकर वॉशिंगटन तक इसका सीधा कूटनीतिक असर देखने को मिलेगा। इसके लिए भारत ने अपने 2 कद्दावर नेताओं को इस काम में लगा दिया है। भारत के आने से अजीत डोभाल जहां बीजिंग की यात्रा पर गए हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर को मॉस्को भेज दिया है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि इस बार भारत मंडपम में आरआईसी का गठजोड़ अमेरिका की नींद उड़ाने जा रहा है। अब अगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को दिल्ली आते हैं, तो अक्टूबर 2019 के बाद ही उनका पहला भारत दौरा होगा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मशहूर अनौपचारिक मुलाकात तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई थी। हालांकि उस मुलाकात के कुछ ही महीनों बाद 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सैनिकों की नापाक घुसपैठ ने सब बिगाड़ दिया और दोनों देशों के रिश्तों में भारी खटास आ गई थी। मगर दोनों ओर से जारी कूटनीतिक प्रयास अब रंग ला रहे हैं। अजय शुक्ला, रक्षा एवं रक्षा कूटनीति विशेषज्ञ। बीजिंग में डोभाल और मॉस्को में जयशंकर की मौजूदगी ये साफ दर्शाती है कि भारत ने इस सम्मेलन की जमीन बहुत पहले से तैयार कर ली थी। शी जिनपिंग की ये यात्रा 2020 के बाद रिश्तों को पटरी पर लाने की सबसे बड़ी कोशिश है। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जब दोनों देशों के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर एक अहम सहमति बनी थी। इसके बाद पिछले साल अगस्त में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। अगर इस बार भी शी जिनपिंग खुद दिल्ली आते हैं, तो पीएम मोदी के साथ उनकी अलग से होने वाली संभावित द्विपक्षीय मुलाकात भारत चीन के बीच आर्थिक और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, चीन मामलों की जानकार। कजान और तियानजिन की मुलाकातों ने एलएसी पर जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया था। अगर नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो ये सीमा सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋण उतारने भारत आ रहे हैं शी जिनपिंग? तो आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा कर सकते हैं। ये 7 साल में उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इसे दोनों भारत चीन संबंधों में सुधार के एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। 2 अन्य भारतीय सूत्रों ने बताया कि शी जिनपिंग के साथ करीब 400 चीनी अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आने की संभावना है। शी जिनपिंग 2019 में भारत यात्रा के दौरान 200 से कम अधिकारियों को साथ लेकर आए थे। पीएम मोदी 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद पहली बार चीन गए थे। उनकी इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए मील के पत्थर के रूप में देखा गया था। गलवान झड़प के कारण भारत चीन संबंध लंबे समय तक तनावपूर्ण बने रहे। इसी अविश्वास को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने एससीओ समिट में किसी दूसरे नेता को भेजने की जगह खुद जाने का फैसला किया था। अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी के उसी कर्ज को चुकाने के लिए भारत आना चाहते हैं। इसे चीन की ओर से भारत के साथ संबंधों को सुधारने की पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रमोद जोशी, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक। पीएम मोदी का गलवान के बाद चीन जाना एक बड़ा कूटनीतिक कदम था। अब शी जिनपिंग का एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ आना उसी कूटनीतिक शिष्टाचार यानी रेसिप्रोसिटी का हिस्सा है जो अविश्वास को खत्म करने के लिए जरूरी है। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि सालों बाद एक बार फिर ग्लोबल स्टेज पर आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन की पावरफुल तिकड़ी का तगड़ा दम देखने को मिलेगा। कूटनीति की दुनिया में इस तिकड़ी को ऐसा पावर सेंटर माना जाता है कि अगर ये तीनों साथ आ जाएं, तो अमेरिका और पूरे पश्चिमी देशों के गणित बिगड़ने लगते हैं। आखिर जब दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं एक मेज पर बैठेंगी, तो ग्लोबल बिजनेस, तेल ऊर्जा और डी-डॉलराइजेशन का खेल अपने आप घूम जाएगा। लद्दाख सीमा पर हुए तनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं। ऐसे में जब पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ मंच साझा करेंगे, तो न सिर्फ मिडल ईस्ट और दुनिया के बड़े संकटों पर नया रास्ता निकलेगा, बल्कि पश्चिम को भी ये साफ संदेश जाएगा कि अब दुनिया किस दिशा में चलेगी। इसका फैसला अकेले पश्चिमी देश नहीं करेगा, बल्कि नई दिल्ली में सजने वाला ये आरआईसी मंच करेगा। प्रोफेसर हरिशंकर श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ। आरआईसी का पुनरुत्थान पश्चिमी देशों के एकाधिकार को खुली चुनौती है। जब दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ बोलेंगी, तो ग्लोबल एनर्जी और बिजनेस के नियम बदलने तय हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहे इस ब्रिक्स सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इस साल ब्रिक्स में 3 सबसे बड़े मुद्दे जो उठाए जाने वाले हैं, उनमें ईरान का मुद्दा सबसे बड़ा है। असल में फरवरी में हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बने तनाव को लेकर ईरान और यूएई के विचार अलग अलग हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का दिल्ली आना ईरान की स्थिति को स्पष्ट करने, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिहाज से बेहद अहम है। उसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का। असल में क्षेत्रीय कूटनीति के तहत भारत ने गैर सदस्य देशों को भी इनवाइट किया है, जिसमें बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान शामिल हैं। बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के नाते उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है, जो दक्षिण एशिया में भारत के प्रगाढ़ संबंधों और पड़ोसी देशों के साथ आपसी विश्वास को दिखाता है। फिलिस्तीन पर यूएई को राजी करना भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। असल में ब्रिक्स के आधिकारिक दस्तावेजों में फिलिस्तीन मुद्दे और 2 स्टेट सॉल्यूशन की भाषा को लेकर मतभेद हैं। यूएई को छोड़कर ब्रिक्स के बाकी सभी सदस्य देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर सख्त रुख चाहते हैं। ऐसे में भारत के सामने यूएई और ईरान के बीच मध्यस्थता कराकर एक साझा घोषणा पत्र तैयार कराने की चुनौती होगी। राजीव भाटिया, पूर्व राजदूत। ईरान के राष्ट्रपति की मौजूदगी और बांग्लादेश को विशेष न्योता ये दिखाता है कि भारत ब्रिक्स को केवल एक गुट नहीं, बल्कि अपने पूरे पड़ोस और ग्लोबल साउथ को जोड़ने वाले पुल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। 5 साल बाद भारत में ब्रिक्स, लेकिन रास्ते में पश्चिम एशिया कैसे रोड़ा अटका रहा है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत पिछले 5 सालों में पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस बार सम्मेलन की थीम रखी गई है सहनशीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
ये थीम जितनी शांतिपूर्ण लगती है, ब्रिक्स टेबल के अंदर की राजनीति उतनी ही गरमाई हुई है। जनवरी 2024 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ था और इसमें ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी नए सदस्यों के रूप में शामिल हुए थे। अब यही विस्तार ब्रिक्स के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है। पश्चिम एशिया में इस साल फरवरी में हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान और यूएई आमने सामने हैं। दोनों देश इस संघर्ष में अलग अलग धड़ों का समर्थन कर रहे हैं। इस तनाव का असर ब्रिक्स के कामकाज पर भी साफ दिखा है। मई में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक समेत कई अन्य बैठकें बिना किसी साझा घोषणा पत्र के ही खत्म हो गईं, क्योंकि ईरान और यूएई के बीच सहमति नहीं बन पाई। शशांक राय, पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ। ब्रिक्स का विस्तार इसका सबसे बड़ा फायदा भी है और चुनौती भी। ईरान और यूएई के बीच पश्चिम एशिया के संकट पर बने मतभेदों को सुलझाना भारत की कूटनीतिक क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम एशिया तनाव के बीच ब्रिक्स के आधिकारिक दस्तावेजों में फिलिस्तीन मुद्दे और 2 स्टेट सॉल्यूशन की भाषा को नरम करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। खबर है कि यूएई को छोड़कर ब्रिक्स के बाकी सभी सदस्य देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर सख्त भाषा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में भारत की भूमिका सिर्फ एक मेजबान की नहीं बल्कि एक मध्यस्थ की भी होने वाली है। भारत के रिश्ते ईरान और यूएई दोनों के साथ ही बहुत मजबूत हैं। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि पीएम मोदी कैसे ईरान और यूएई के बीच की इस खाई को पाट कर एक नया रास्ता निकालते हैं। सुहासिनी हैदर, विदेश नीति विशेषज्ञ। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ब्रिक्स में आम सहमति बनाना आसान नहीं है, लेकिन भारत के संबंध तेहरान और अबू धाबी दोनों से मजबूत हैं। इसलिए पीएम मोदी एक बिचौलिए के रूप में बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की इस भारत यात्रा पर दुनिया भर की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में भड़की जंग और इजराइल अमेरिका के साथ जारी भीषण तनाव के बीच ये दौरा हो रहा है। मई 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को ईरान से तेल आयात बंद करना पड़ा था और अब इस इलाके में छिड़ी नई जंग और तनाव ने चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट की रफ्तार के आगे भी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे माहौल में पेजेश्कियान का दिल्ली आना बेहद अहम है, क्योंकि वो भारत के सामने जारी जंग पर अपना पक्ष रखेंगे और पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात के बीच क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चाबहार पोर्ट पर दोनों नेताओं की बातचीत काफी मायने रखती है, क्योंकि ये पोर्ट भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है और इस जंग के दौर में भी दोनों देश अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी पार्थसारथी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। अमेरिकी प्रतिबंधों और इजरायल तनाव के बीच मसूद पेजेश्कियान का दिल्ली आना चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। भारत मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को किसी कीमत पर रुकने नहीं देना चाहता। बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान को न्योता। भारत ने इस ब्रिक्स सम्मेलन में सिर्फ सदस्य देशों को ही नहीं बल्कि कई गैर सदस्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। इसमें सबसे बड़ा और दिलचस्प नाम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का है। बांग्लादेश को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष देश के नाते इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दक्षिण एशिया में बदलती कूटनीति के बीच बांग्लादेशी नेतृत्व का दिल्ली आना और ब्रिक्स जैसे बड़े मंच का हिस्सा बनना अपने आप में पड़ोसी देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है। डॉक्टर स्वप्न दासगुप्ता, दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ। बिम्स्टेक अध्यक्ष के नाते बांग्लादेशी नेतृत्व को बुलाना भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत क्षेत्रीय सहयोग को वैश्विक मंचों पर भी प्राथमिकता दे रहा है। इस ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश देगा, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल ऑर्डर इस समय दो फाड़ दिख रहा है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश अपनी अलग रणनीति पर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभर रहा है। पुतिन, जिनपिंग, पेजेश्कियान और पीएम मोदी का एक ही मंच पर होना ये साफ दिखाता है कि दुनिया का पावर सेंटर अब एशिया और ग्लोबल साउथ की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है।
12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ये बैठक न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य तय करेगी, बल्कि ये भी दिखाएगी कि भारत दुनिया के बड़े से बड़े विवादों के बीच संवाद का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद मंच बन चुका है। आलोक बंसल, निदेशक, इंडिया फाउंडेशन। दुनिया अब दो हिस्सों में बंट रही है। ऐसे में पुतिन, जिनपिंग और मोदी का एक साथ खड़ा होना ये संदेश देता है कि भविष्य का फैसला पश्चिमी देश अकेले नहीं करेंगे, बल्कि ग्लोबल साउथ की मेज पर होगा। आरआईसी के एक मंच पर आने का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी लगे हाथ समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत के रूसी तेल खरीदने की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लगातार भारत पर टैरिफ ठोके जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक मंच पर आना वैश्विक भू राजनीति में एक बड़ा संदेश देता है। इसका अमेरिका पर राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तरों पर गहरा असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती यानी डी-डॉलराइजेशन। ब्रिक्स देश वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं यानी लोकल करेंसीज और ब्रिक्स पे जैसे वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि वैश्विक व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल घटता है, तो इससे अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण और वित्तीय प्रतिबंध लगाने का एकाधिकार कमजोर होता है। रूस पर पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन का भारत और चीन जैसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से मिलना ये दिखाता है कि रूस को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति सफल नहीं हो पा रही है। ग्लोबल साउथ में प्रभाव की होड़। ब्रिक्स दुनिया की लगभग 45% आबादी और 35% से अधिक वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश ग्लोबल साउथ पश्चिमी दबदबे अमेरिका G7 के बजाय बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे वैश्विक मंचों पर अमेरिका का राजनीतिक दबदबा कम होता है। अमेरिका भारत चीन रणनीतिक संतुलन। भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य होने या तनाव कम होने से अमेरिका की उस रणनीति पर असर पड़ता है जिसमें वो चीन को संतुलित करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार जैसे क्वाड मंच के रूप में देखता है। हालांकि भारत अपने कूटनिरपेक्ष और समान दूरी के रुख को बनाए रखता है। भारत चीन रूस के अमेरिका विरोधी एजेंडे में पूरी तरह शामिल नहीं होता, बल्कि पश्चिमी और पूर्वी ताकतों के बीच एक संतुलन बनाकर काम करता है। रूस से भारत और चीन द्वारा निरंतर सस्ता कच्चा तेल और प्राकृतिक संसाधन खरीदना वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका की मूल्य नियंत्रण नीतियों को बेअसर करता है। राघवेंद्र झा, वैश्विक व्यापार विश्लेषक। ट्रंप प्रशासन का भारत पर टैरिफ लगाना और डी-डॉलराइजेशन की बयार चलाना दोनों आपस में जुड़े हैं। अगर ब्रिक्स देश अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाते हैं, तो अमेरिकी डॉलर का दबदबा काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। अमेरिका के लिए इस त्रिपक्षीय एकजुटता का मुख्य संदेश ये है कि विश्व अब केवल पश्चिमी केंद्रित नीतियों पर नहीं चलेगा। अमेरिका को अपनी व्यापार, वित्तीय और विदेश नीतियों में ब्रिक्स के बढ़ते वैश्विक वजन और प्रभाव को ध्यान में रखकर लचीलापन लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।